नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू सिंह गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं से हम पढ़ते आ रहे हैं भाग 3 और मूल अधिकार, जो अब कंप्लीट हो चुका है। आज जो है हम संविधान का एक नया भाग पढ़ेंगे, भाग 4। भाग 4 में जो उल्लेख है वो किसका है दोस्तों? राज्य के नीति निषेध तत्वों का है। हम पूरे क्रम से पढ़ रहे हैं। देखिए, भारतीय जो संविधान होता है उस संविधान में जो टॉपिक होते हैं वो क्या है, क्रम से होते हैं। जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3, और जो अनुच्छेद होते हैं वो संख्या से होते हैं, 1, 2, 3, है ना, ऐसे। तो अभी तक हमने जो भाग पढ़ लिए हैं वो भाग 3 तक पढ़ लिए हैं, और भाग 3 में हमें अनुच्छेद 35 तक हमारे कंप्लीट हो गए। आपके संविधान के 395 अनुच्छेद आपको पढ़ने हैं, और अपने कितने पढ़ चुके हैं? हमने पढ़ लिए हैं आपको 35 अनुच्छेद तक। आज जो हम पढ़ेंगे वो संविधान का एक नया भाग पढ़ेंगे दोस्तों। क्या है नया भाग संविधान का? यह है भाग नंबर 4 दोस्तों। कौन सा है? भाग नंबर 4। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये बहुत ज्यादा आता है आपके, किस प्रकार आता है? भाग 3 में से आता है या भाग 4 में से आता है दोस्तों? जब भी भाग 3 का कुछ दिया हुआ आएगा तो उसका विषय चेंज दिया होगा। भाग 4 की हम बात कर रहे हैं। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न क्या आएगा? भाग 4 में किस बात का उल्लेख है? तो आपको राइट करना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर पूछा जाए भाग 3 में क्या है, तो क्या थे? मूल अधिकार थे ना। तो 4 और 3 के प्रश्न ज्यादा आते हैं दोस्तों। इसके लिए आते हैं अनुच्छेद, है ना। प्रश्न क्या आता है कि भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेदों में किया गया है? तो दोस्तों हमने 35 तक तो पढ़ लिया है, तो अब कहा है 36 से। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किसका उल्लेख किया गया है दोस्तों? ये उल्लेख किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान में जितने भी विषय लिए गए हैं वो किसी न किसी देश से लिए गए हैं। जैसे हमने पढ़े थे मूल अधिकार, तो मूल अधिकार कहाँ से लिए? तो मैंने आपको बताया था पिछली कक्षाओं में कि जो मूल अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। उसी प्रकार दोस्तों नीति निर्देशक तत्व हमने किस देश से लिए हैं? तो देखिए, जो नीति निर्देशक तत्व है, प्रश्न क्या आता है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व हमने लिए हैं, वो लिए हैं आयरलैंड से। आयरलैंड से। देखिए दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं ये प्रश्न आता है। प्रश्न कौन सा आता है? नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? आयरलैंड से। मूल अधिकार किस देश से लिए गए थे? तो वो कहां से? अमेरिका से लिए गए। ये नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में लिया आयरलैंड से, और आयरलैंड ने ये लिए हैं किससे? स्पेन से। कहां से लिए दोस्तों? स्पेन से। मतलब पहले नीति निर्देशक तत्व स्पेन में थे, स्पेन से कहा है? आयरलैंड में, और आयरलैंड से कहा आए दोस्तों? भारत के अंदर आए। कहा आए? भारत में नीति निर्देशक तत्व है। अब देखिए, जो नीति निर्देशक तत्व है होते क्या है ये बात करेंगे हम। और दूसरी बात, इनके लिए एक प्रश्न आता है, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होते, वाद योग्य नहीं है। देखिए, मैंने आपको मूल अधिकार पढ़ाए हैं। मूल अधिकारों में अपन ने क्या बात की है दोस्तों कि मूल अधिकार क्या होते हैं? वाद योग्य होते हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि यदि आपके नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं किए जाए तो आप क्या नहीं कर सकते? केस नहीं कर सकते। अगर आपका मूल अधिकार छीना जाए तो आप क्या कर सकते थे? केस। जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आप केस लगवा सकते हो, केस कर सकते हो और अपने मूल अधिकार लागू करवा सकते हो। परंतु अगर नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं किए जाए, मतलब कि छीन ले, तो उनको क्या है? कोर्ट में जाके आप लागू नहीं करवा सकते। इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि ये वाद योग्य नहीं है, मतलब केस नहीं कर सकते। अभी जब हम पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि जो 36, 37, 38 लेके 51 तक है दोस्तों, इसको रटना ही पड़ेगा। इसमें जो बातें आएगी आपको सुनने में बहुत अच्छी लगेगी, है ना, कि ऐसी वास्तव में होए तो हमारे देश में क्या हो जाए? राम राज्य हो जाए। अब प्रश्न की बात हम ये करते हैं, कितनी देर से सर बात कर रहे हैं कि ये नीति निर्देशक तत्व है क्या। जैसे मूल अधिकार किसके लिए थे? तो मूल अधिकार व्यक्तियों को दिए गए। किसने दिए? राज्य ने। ये किसके लिए? ये राज्य के लिए। राज्य क्या करता है कि अपने जनता के लिए करता है। क्या करता है? नीति निर्देशक तत्व है कि ऐसी नीति, आप सिंपल परिभाषा में समझिए, राज्य करने की जो नीति होती है ना, राज करने की नीति, मतलब किसी भी सरकार को अगर अच्छे से अच्छा अपना शासन चलाना है तो उसे नीति निर्देशक तत्वों का पालन करना चाहिए। या आप ये कह सकते हैं कि वर्तमान के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती है वो अपना एक घोषणा पत्र निकालती है दोस्तों। तो उस घोषणा पत्र में जो भी वो घोषणाएं करती है, उन घोषणाओं को हम क्या कह सकते हैं? नीति निर्देशक तत्व कह सकते हैं। ज्यादातर प्रश्न जो आएंगे वो किस प्रकार आएंगे? तो प्रश्न आएंगे, इनके लिए क्या बनाई गई दोस्तों? एक समिति बनाई गई। नीति निर्देशक तत्वों के लिए क्या बनाई गई? एक समिति बनाई गई है कि नीति निर्देशक तत्व किसने तैयार किए। प्रश्न क्या है कि नीति निर्देशक तत्वों को किसने तैयार किया, या समिति जो बनी, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तेज बहादुर। 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 तेज बहा
कौन थे दोस्तों? तेज बहादुर। आपको ये ध्यान रखना है। जैसे मूल अधिकारों के लिए अपने पढ़ा था कि मूल अधिकार जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल। उसी प्रकार नीति निदेशक तत्वों के लिए जो समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे? तेज बहादुर। आए दोस्तों समझ में? देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, भाग 4 किसका उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 36 से लेकर 51 तक है। निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। आई बात समझ में? और निर्देशक तत्व जो तैयार किए हैं वो किसने किए हैं? तेज बहादुर ने किए। दोस्तों इसमें जो प्रश्न आता है वो सर्वाधिक प्रश्न क्या आता है? प्रश्न इस प्रकार आता है, कथन कि निर्देशक तत्वों के लिए किस किस व्यक्ति ने क्या क्या कहा है, आलोचना की है, किसी ने अच्छी बात कही है ना। तो कथन देखिए दोस्तों, कथन एक कथन जो आपको है, एक तो है भीमराव अंबेडकर। किसने क्या कहा है? भीमराव अंबेडकर। एक कथन है केटी शाह। क्या है दोस्तों? केटी शाह। ठीक है दोस्तों। फिर आगे एक और है जिनका नाम है नासिरुद्दीन। इन लोगों ने इसके लिए क्या कहा है? कथन कहा है। कथन मतलब आलोचना भी कह सकते हो और आप किसी ने इनकी तारीफ की है। तो भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है कि जो नीति निदेशक तत्व हैं वो क्या है कि यह एक अनोखी व्यवस्था है। प्रश्न क्या आएगा? नीति निदेशक तत्वों को एक अनोखी व्यवस्था किसने कहा है? या नीति निदेशक तत्वों को एक अनोखी व्यवस्था कहा है, किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने कहा है। दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने नीति निदेशक तत्वों को क्या कहा है कि यह एक अनोखी व्यवस्था है। अनोखी व्यवस्था इन्होंने कहा है कि किसी भी सरकार को नीति निदेशक तत्वों का पालन करना चाहिए। अगर वो पालन नहीं करेगी तो कुछ भी नहीं होगा, बस इतना सा होगा, अगली बार क्या नहीं आएगी दोस्तों? सरकार नहीं आएगी, है ना। तो उन्होंने क्या कहा है? अनोखी व्यवस्था। अब नीति निदेशक तत्वों का वाद योग्य नहीं, अभी मैंने बात की थी, जब अपन बात करेंगे 36-37 तो वाद योग्य क्यों नहीं है, और ये अम्बेडकर ने ये बात कही है। आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूं कि क्या है कि नीति तत्व के कि अशोक गहलोत जी सरकार आई तब उन्होंने कहा कि यदि हमारी सत्ता में सरकार आई, राजस्थान में हम सत्ता में आए तो हम क्या करेंगे? कर्ज माफ कर देंगे किसानों का। कह दिया, मतलब उनकी नीति में तत्वों में शामिल था। अब उन्होंने माफ नहीं किया तो क्या आपने उनको जेल भेज दिया? तो नहीं जी बेटा। तो आप ये कह सकते हैं कि अशोक गहलोत ने क्या नहीं किया कि हमारा कर्ज माफ नहीं किया है तो हम क्या करेंगे? उन पर केस करेंगे। तो आप केस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वाद योग्य नहीं है। ये बात है ना, तो कहने की होती है केवल। एक व्यक्ति है केटी शाह, इन्होंने बहुत ही जबरदस्त बात कही है कि जो नीति निदेशक तत्व हैं ये क्या है? ये ऐसे बैंक का इन्होंने चेक बताया। क्या है? पूरी लाइन क्या है देखिएगा, यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। क्या होता है? बैंक की इच्छा पर निर्भर। किसने कहा है? ये कहा है केटी शाह ने कहा है। किसने कहा है? केटी शाह ने कहा है कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा के ऊपर क्या करता है? निर्भर करता है। कि आपको क्या चेक तो मिल गया, पर उस चेक में क्या है? चेक देने के बाद पैसा तो लेने कहाँ जाओगे? आप बैंक में जाओगे, और बैंक में जाओगे तो बैंक आपको पैसा दे नहीं दे उसकी इच्छा पर निर्भर है। तो इन्होंने क्या किया? आलोचना की। अभी मैंने उदाहरण बताया कि जैसे गहलोत ने घोषणा तो कर दी कि क्या करेंगे, हम ये नौकरियां देंगे, है ना। वसुंधरा ने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो 15 लाख नौकरियां देंगे। वसुंधरा जी सत्ता में भी आई, 15 लाख नौकरियां दी। कि आपको नहीं देना 15 लाख नौकरियां? तो उन्होंने कह दिया, मतलब घोषणाएं की जा सकती है। आपको चेक तो दिया जा सकता है पर उस बैंक में पैसे हैं कि नहीं है ना। तो जो पैसे नहीं है तो उस चेक का आप क्या करोगे? तो इन्होंने नीति निदेशक तत्वों की क्या की है? आलोचना की है। क्या की आलोचना की है? प्रश्न क्या आता है? केटी शाह ने नीति निदेशक तत्वों को क्या कहा है? तो इन्होंने क्या कहा है कि ऐसा चेक बताया है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। ये किसने कहा है? केटी शाह ने कहा है। आई ये कोटेशन आपके ज्यादा आती है। फिर तीसरे व्यक्ति का नाम है नासिरुद्दीन। क्या नाम है? नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन ने नीति निदेशक तत्वों को क्या कहा? ऐसा प्रश्न आता है। क्या आता है कि नासिरुद्दीन ने नीति निदेशक तत्वों के लिए क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है कि यह क्या कहा इन्होंने कि यह नववर्ष की शुभकामनाएं, यह नव वर्ष की शुभकामना है, शुभ कामना है जो जनवरी के दूसरे दिन टूट जाती
जो जनवरी के दूसरे दिन क्या हो जाती है, टूट जाती है। दोस्तों कहने का मतलब क्या है, नववर्ष की शुभकामनाएं। नीति निदेशक तत्वों को नासिरुद्दीन ने नववर्ष की शुभकामनाएं कहा है। देखिए जब नववर्ष आता है तो 31 दिसंबर के दिन आप लोग बड़े पार्टियां करते हैं, है ना, खुश होते हैं कि नया साल आने वाला है, कि 2020 आएगा, 2020 स्वागत करें। और 1 जनवरी 2020 जैसे आया है या तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं ना सभी को। आपने कभी देखा है 10 तारीख को कोई हैप्पी न्यू ईयर बोलता है क्या? 10 तारीख को नहीं बोलता ना। 2 तारीख को बोलता है क्या? नहीं बोलता। तो मतलब आपका हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी को ही होता है, उसके अलावा नहीं होता। तो उसी प्रकार क्या है कि जब चुनाव होते हैं दोस्तों, तो चुनाव के समय नेताएं, सरकार क्या करती है, घोषणाएं करती है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और जैसे चुनाव खत्म हो जाते हैं तो कोई भी लोग क्या नहीं करता है, बात नहीं करता उसके बारे में। तो उसी प्रकार 1 जनवरी को सब हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, उसके बाद कोई हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोलता है। तो ये बात किसने कही है? नासिरुद्दीन नामक व्यक्ति ने कही है। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने 36 से 51 तक कोई अनुच्छेद नहीं पढ़ा है, मैं आपको निश्चित तत्व के बारे में पढ़ा रहा हूं। देखिए एक बार हम बात कर रहे हैं भाग 4, किसका उल्लेख है दोस्तों? नीति निदेशक तत्व। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका उल्लेख आई समझ में। नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं दोस्तों आयरलैंड से। क्या नीति निदेशक तत्व वादयोग्य हैं? तो नीति तत्व वादयोग्य नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। नीति निदेशक तत्व जो बनाएगी उसकी समिति बनाएगी, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो नीति निदेशक तत्वों की समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे दोस्तों? तेज बहादुर है ने तैयार किए नीति निदेशक तत्व। इनके लिए कथन कहा गया है, तो किस किस व्यक्ति ने क्या क्या कथन कहा है? तो भीमराव अम्बेडकर ने नीति निदेशक तत्वों के लिए क्या कहा है? यह एक अनोखी व्यवस्था है ना, ठीक है, इसका पालन सभी राज्यों को करना चाहिए, जो सरकार इसका पालन नहीं करेगी उसकी सरकार नहीं आएगी ना। केटी शाह ने क्या कहा है? केटी शाह ने कहा है कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर क्या करता है, निर्भर करता है। ये क्या कहा है केटी शाह ने? यह प्रश्न आता है कि चेक केटी शाह ने या किसने चेक कहा है? तो केटी शाह ने चेक कहा है। नासिरुद्दीन ने क्या कहा है दोस्तों? तो नासिरुद्दीन ने कहा है कि ये नववर्ष की क्या है, शुभकामनाएं हैं, है ना, जो जनवरी के पहले दिन क्या हो जाती है, टूट जाती है। ऐसे करके इन्होंने क्या ही आलोचना की है। अब दोस्तों अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नीति निदेशक तत्व के लिए अनुच्छेद 36 से लेकर 51 दोस्तों वो रटना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो याद करना, यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अच्छा दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए अब हम जो पढ़ेंगे भाग 4 में नीति निदेशक तत्व है, उनमें अनुच्छेद पढ़ेंगे दोस्तों। अनुच्छेद मिलान करने के लिए आते हैं। अनुच्छेद 36 में क्या है, अनुच्छेद 37 में क्या है, 38 में क्या है। एक साइड में 4 अनुच्छेद दिए हुए आएंगे और दूसरी दिशा में क्या दिए हुए आएंगे दोस्तों, तो उसके अंदर उनके विषय दिए आएंगे कि 36 में क्या है, 37 में क्या है, 38 में क्या है, ऐसे है ना। तो देखिए हम जो पढ़ेंगे वो अनुच्छेद पढ़ेंगे। और देखिए आप, अब हम पहले अनुच्छेद की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक इसका उल्लेख है दोस्तों। तो इसमें उल्लेख है नीति निदेशक तत्वों का। तो राज्य को कौन कौन से नीति तत्व या कौन कौन से कार्य करने चाहिए उस बात का उल्लेख है। तो 36 में क्या कहा गया है, क्या लिखा गया है, इसके ऊपर अपन बात करते हैं। देखिए अनुच्छेद 36 में क्या लिखा गया है कि राज्य, पहले एक बार लिख लेते हैं सभी को, राज्य संसाधनों के अनुकूल जनता के विकास हेतु नीतियां बनाएगा। क्या करेगा? राज्य संसाधनों के अनुकूल जनता के विकास हेतु नीतियां बनाएगा। दोस्तों एक बार पहले इनको लिख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद नंबर 37 में क्या लिखा हुआ है कि राज्य क्या करेगा, सरकार क्या करेगी हमारे यहाँ, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद नंबर 38। अनुच्छेद 38 में किसका है कि सभी प्रकार क्या होंगे, प्रत्येक व्यक्ति को राज्य क्या व्यवस्था करेगा, राज्य सभी व्यक्तियों को न्याय देगा। किस प्रकार की बात की है, प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक राजनीतिक
सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय से युक्त समाज की व्यवस्था करे, या सभी प्रकार के व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रकार का क्या मिले, न्याय प्राप्त हो। अनुच्छेद 39 में किसका क्या लिखा हुआ है दोस्तों? तो अनुच्छेद 39 में है समान, हम एक एक पेन के पर बात करेंगे, समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रावधान। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब एक एक की बात करते हैं अपन। अनुच्छेद 36, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है राज्य संसाधनों के अनुकूल। आपको इतना सा याद रखना है, अनुच्छेद 36 में क्या लिखा हुआ है कि राज्य संसाधनों के अनुकूल, मतलब राज्य के पास जैसे संसाधन होंगे, जैसी व्यवस्थाएं होगी, उसके अनुकूल राज्य क्या करेगा, जनता के विकास हेतु कार्य करेगा। अभी मैंने बात की थी कि अशोक गहलोत जी ने कहा कि हम कर्जा माफ कर देंगे, है ना, लोन माफ कर देंगे जितना भी है किसानों का। अब उन्होंने नहीं किया तो मैंने क्या कहा कि वाद योगी ने आपने केस नहीं किया। क्यों नहीं करा केस आपने? क्योंकि अनुच्छेद 36 क्या कह रहा है कि संसाधनों के अनुकूल जनता के विकास हेतु नीतियां बनाने का क्या है, प्रावधान है। तो अब अशोक गहलोत ने कहा मेरे पास संसाधन ही नहीं है, मतलब हमारे पास रेवेन्यू नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा तो पिछले सरकार ने खर्च कर दिया, तो हम लोग कहां से कर्ज माफ करें? तो हम कर्ज माफ करने की स्थिति में नहीं है। तो ये इसका प्रयोग करते हैं, मतलब राज्य अच्छे काम करेगा, पर वो कब करेगा? संसाधनों के अनुकूल। अगर उनके पास संसाधन होंगे तो करेंगे, पैसा होगा तो माफ करेगा ना कर्ज, जब है ही नहीं कहा। तो ये तो जनता को समझना चाहिए कि भाई अशोक गहलोत घर से तो पैसा माफ करेंगे नहीं, लाके बैंकों में डालेंगे नहीं, तो वोट दिए तो वोट देने वाले को ध्यान रखना चाहिए भाई कैसे माफ करेगा। कई लोग कहते हैं टोल टैक्स माफ करवा देंगे, कोई कहते हैं कर्जा माफ करा देंगे, बिजली का बिल माफ करेंगे, तो दोगे कहां से ना, तो व्यवस्था कहां से देखेंगे? ऐसे तो उन्होंने इसका सारा ले लेती कोई सरकार, है ना, इसलिए आप सरकार पे केस नहीं करें। किसी भी राज्य को, किसी राज्य में अगर सरकार को बनाए रखना है तो उसको क्या करना है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। मतलब क्या है कि राज्य को हमारा संविधान निर्देशक तत्वों के माध्यम से ये कहता है कि प्रत्येक सरकार एक लोक कल्याणकारी राज्य की क्या स्थापना करे, राम राज्य हो, चोरी नहीं हो, डकैती नहीं हो, उसके अंदर सभी काम चलता रहे, तो वो बात इसकी कही हुई है। फिर है अनुच्छेद नंबर 38 में है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पहले आएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से युक्त। आपको इतना सा याद रखना है, अनुच्छेद 38 में किसकी बात की गई है? हमारे न्याय की बात की। प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार का न्याय मिलेगा? सामाजिक, मतलब समाज में कोई उसके साथ भेदभाव ना किया जाए। आर्थिक, प्रत्येक व्यक्ति को खाने कमाने की व्यवस्था हो, गवर्नमेंट करेगी, आपको रोजगार मिलते हैं वो। प्लस राजनीतिक, आप किसी भी प्रकार का चुनाव क्या कर सकते हैं, चुनाव हो तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, तो राजनीतिक क्या है उसको न्याय। मतलब प्रश्न क्या आता है? प्रश्न ये आता है कि हमारे संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई? 3 प्रकार का न्याय केवल दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक और क्या है, राजनीतिक। 3 प्रकार का न्याय हमारे संविधान में हमको दिया गया है। तो प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिलेंगे? न्याय, न्यायिक समान की व्यवस्था। फिर अनुच्छेद 39 में जो जिक्र है दोस्तों वो है समान कार्य हेतु समान वेतन। समान कार्य हेतु समान वेतन का तात्पर्य आप समझे हैं कि इस राज्य के नागरिक हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समान कार्य हेतु समान वेतन, इसका तात्पर्य यह है सभी स्त्री व पुरुषों को समान कार्य हेतु समान वेतन। मतलब जो कार्य पुरुष कर रहा है और वही कार्य स्त्री कर रही है तो उसको पैसा बराबर मिलेगा। मान लो मैं पढ़ा रहा हूं और कोई महिला पढ़ा रही है तो जितने पैसे मुझे मिलेंगे उतने महिलाओं को मिलेंगे ना। तो कहीं भी नौकरी, पुलिस में नौकरी लगाओ तो ऐसे तो महिला कांस्टेबल को कम मिलेंगे, दोनों को सरकारी नौकरी में बराबर वेतन दिया जाएगा। परंतु आपने देखा है कि कई बार हमारे जो दैनिक मजदूरी, दहाड़ी मजदूरी होती है उसमें क्या है, महिलाओं को लोग क्या करते हैं, कम पैसा देते हैं। तो बराबर उनको समान कार्य तो समान, जो कार्य स्त्री कर सकती है वो पुरुष कर सकता है और जो पुरुष कर सकता है वही कार्य स्त्री कर सकती है, तो समान कार्य तो समान वेतन मिलेगा। चाहे वो किन्नर भी क्यों ना हो तो उसको भी क्या मिलेगा, समान ही वेतन दिया जाएगा दोस्तों। तो ये थे अपन ने पढ़े हैं 36 से लेके 39 तक
अनुच्छेद 36 क्या है, संसाधनों के अनुकूल इतना सा याद रखना है। अनुच्छेद 37 लोक कल्याणकारी राज्य, अनुच्छेद 38 समान कार्य हेतु समान वेतन, सॉरी अनुच्छेद 38 में क्या है, न्याय की बात की गई है। अनुच्छेद 39 में क्या है, समान कार्य हेतु समान वेतन की बात की गई है ना दोस्तों। ये अभी तक पढ़ रहे हैं। अब अपन अनुच्छेद 39A फिर अनुच्छेद 40 पूरे को रटेंगे। मैंने आपको पहले बताया है प्रश्न किस प्रकार आएंगे, सामने अनुच्छेद दिए हुए आएंगे और उनके सामने विषय दिए हुए आएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है इन विषयों में, जहां मैंने गोले के याद रखना है। संसाधनों के अनुकूल अनुच्छेद 36, 37 में क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य, 38 में क्या है, न्याय की बात की गई। किस प्रकार न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। अनुच्छेद 39 में क्या है, समान कार्य हेतु समान वेतन का। यह आपको रटना ही पड़ेगा 51 तक, 36 51 तक। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक आप। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप ले लिया होगा। अब देखिए इसमें क्या था, समान कार्य हेतु समान वेतन, किसके, स्त्री और पुरुषों को समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, अब एक यहां ध्यान रखना, अनुच्छेद 39 आगे क्या है, अनुच्छेद 39A, क्या बोल रहा हूं, अनुच्छेद 39A, मतलब बाद में जोड़ा जाता है जब ये ना। अनुच्छेद 39A में क्या जिक्र किया गया, इसमें किया गया है 1 लाख से कम आमदनी वाले परिवारों को निःशुल्क न्याय क्या दिया जाएगा, निःशुल्क न्याय। अगर आपको पुलिस पकड़ती है, कोई समस्या है, तो आपको जो वकील मिले जिनकी आमदनी 1 लाख रुपए से कम है, उन्हें क्या है, निःशुल्क न्याय। आप या इसकी जगह निःशुल्क न्याय की जगह या क्या लिख सकते हो कि जिन लोगों की आमदनी क्या है 1 लाख रुपए से कम आमदनी वाले परिवारों को निःशुल्क विधिक सहायता, क्या लिख सकते हो, निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता। मतलब आपको जो वकील मिलेगा वो फ्री मिलेगा। मतलब भारत में न्याय तो क्या दिया जाए, फ्री में दिया जाए, तो न्याय आपको क्या मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा। हमारे यहाँ निःशुल्क न्याय की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 39 से अंदर के। जिनकी आमदनी 1 लाख रुपए से कम होगी उनको वकील के पैसे नहीं लगेंगे, जो आप बीपीएल परिवार वगैरह जो समझते हैं। तो दोस्तों ये हमने पढ़ लिए हैं अनुच्छेद 39 तक। ठीक है, यहाँ तक आपको रट्टा मारना है, याद हो जाएगा। इसके आगे का जो पढ़ते हैं वो अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको इस चैनल को मैंने बार बार बताया है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है ना, लोगों तक ये बात पहुँचानी है। क्योंकि अगर आप नीति से तत्व, मूल अधिकार पूरे पढ़ेंगे, पूरा संविधान पढ़ेंगे, तो आपके आईएएस से लेकर 4th ग्रेड चपरासी के जो पेपर होता है उसमें भी संविधान के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। बहुत ही टफ क्या होता है, सब्जेक्ट होता है ना दोस्तों। इसमें कोई कहानियां तो है नहीं जो सुना दी जाए, आगे टॉपिक आएंगे उनमें आपको सुनाई जाएगी ना, और ना ही कोई नक्शा इसमें बना के समझाया जाए। तो ये आपको एक रटाना ही पड़ेगा, रट के आपको याद करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।